नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और चलिए एक बार बताइएगा कि आवाज़ आवाज़ कैसा है। आवाज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा, चलिए अब बताइएगा कि आवाज़ कैसा। ठीक है, नमस्कार जोहर। तो गाइस, आज भी हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 30 क्वेश्चन हम जीएस का डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद झारखंड जीके हम लोग डिस्कस करेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन होगा। उसके बाद साइंस 20 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। यानी कि 70 और 40 110 क्वेश्चन, यानी कि 3-3 मार्क्स के लिए आप 330 मार्क्स के लिए ये सेशन देखने वाले हैं। तो अगर आप धैर्यपूर्वक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत सारा फैक्ट रिवीजन होगा और कुछ नया चीज़ भी आप सीखेंगे या आप जानते होंगे, तो उसका क्या होगा, रिवीजन होगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। नमस्कार जोहार अगेन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और एक बार बताइएगा कि आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक है। एक बार सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आराम से आप करने की कोशिश करेगा। और एक बार बताइएगा कि आवाज़ वगैरह ठीक ठाक है। चलिए ओके, बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। आप आराम से आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है, राइट। देखिए फंडामेंटल राइट में, चलिए आवाज़ ठीक ठाक है ना। क्या आवाज़ कर रही थी, अच्छा अब ठीक है। चलिए बताइएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए आप जानते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें तो आपको पता है कि ये यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। यूएसए के बिल है, पहले इसकी संख्या 7 थी। 7वां जो है किस संविधान संशोधन से, और वो कौन सा ईस्वी था और कहाँ पर रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, ये फटाफट से आप आंसर करके बता देंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप 14 आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे आप। चलिए बताइएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं आप, बताइए। सभी को बता दीजिएगा। हाँ देखिए, आप एक चीज़ तो ये जानते हैं कि समता का अधिकार जो आपको देखने को मिल जाता है, सबसे पहले आपको समता का अधिकार देखने को मिलता है। और समता का अधिकार कितना है, तो आप कहेंगे कि 14 से लेके 18 तक ये जो है समता का अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा। 300 के ए में बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसे क्या 300 के ए में विधिक अधिकार बना दिया गया था, कि आपको पता होना चाहिए, जिसका जिक्र आर्टिकल 31 में हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से हटाकर 300 के ए में डाल दिया गया है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल राज्यपाल आंसर आ रहा है सभी की तरफ से, और विधानसभा भी आंसर आ रहा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है, तब इसका आंसर क्या करेंगे, विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधान सभा के प्रति, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर आप करेंगे और इसका सही आंसर आप बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। बताइए कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा, ये आपको बताना है। फंडामेंटल राइट नहीं है, ये किस भाग में, तो आप याद रखिएगा भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको आर्टिकल 12 से 35 में इसका जिक्र मिल जाता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिल जाता है, जिसमें अभी हमने बताया कि टोटल 6 है, लेकिन पहले ये 7 हुआ करता था, जो कि आप जानते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से 300 के ए में इसको कानूनी अधिकार विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सभी की तरफ से आंसर आ भी रहा है। सो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। देखिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भाग 4 भी आप देख ही लीजिए एक बार। देखिए
भाग 1 में आपको क्या मिलता है, राज्य और उसका संघ क्षेत्र मिल जाता है, जो कि 1 से लेकर 4 आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद भाग 2 में आपको नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप देखने को मिल जाता है, 5 से 11 अनुच्छेद। उसके बाद भाग 3 के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि क्या है, फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 आर्टिकल में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको याद रखना था क्या, भाग 4, जिसमें आपको डीपीएसपी देखने को मिल जाता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, जिसे आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद 4 का ए जो है ना, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य है, ये यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, आपको यहाँ 36 से 51 देखने को मिल जाएगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 51 के ए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेगा और आपको बताना है कि अभी कैग कौन है। देखिए 2 प्रश्न का उत्तर आपको करना है, एक तो आप कैग बताइए, एक अटॉर्नी जनरल बताइए और एक सीजीए बताइए, तीनों बताइए कि अभी वर्तमान में कौन है। चलिए सभी कोई इसका आंसर करने की कोशिश करेगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की बात करेगा तो के वेणुगोपाल है, ठीक है, के वेणुगोपाल है। और कैग की बात करेगा तो कैग कौन है बताइए, कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी क्या है, कैग है। और सीजीए चेंज हो चुके हैं, दीपक दास थे, अभी कौन है, तो याद रखिएगा अभी सोनाली सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कौन है, तो ये सोनाली सिंह है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर। अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में देखने को मिलेगा, कैग 148 में आपको देखने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको करना है, सॉरी 4 का सही आंसर करना है आपको। बिल्कुल लोक लेखा समिति, बिल्कुल लोक लेखा समिति इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। देखिए लोक लेखा समिति और ये प्राकलन समिति दोनों को क्या बोला जाता है, तो जुड़वा बहन बोला जाता है। नोट कर लीजिए पहले आप, जुड़वा बहन बोला जाता है। पहली बात तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इस यानी कि लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं बताइए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में से आप जानते हैं कि 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है। याद रखेंगे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को दोनों को क्या कहते हैं, तो दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और अभी कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, 148 में इसका जिक्र देखने को मिल जाता है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन था। ये तो आप आंसर कर ही सकते हैं और लगभग मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बताइएगा। सभी कोई आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा, खिज्र खां। क्या बात है, बहुत ही तेजी से आंसर आता हुआ खिज्र खां। खिज्र खां ने पता है आपको कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है, सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। तो फिर सवाल ये है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछ ले तो रैयत ए आला, नोट कर लीजिएगा, रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो खिज्र खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने ये उपाधि धारण की थी सुल्तान के जगह पर। सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि इन्होंने धारण किया था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि इस वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ लिया जाता है तो आप अलादीन आलम शाह याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था, अंतिम भी पूछ लेता है, तो अंतिम अगर आपसे पूछेगा तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिख रहा है, यानी कि अलादीन आलम शाह, ये अंतिम शासक था, कह सकते हैं, मतलब शासक कह सकते हैं आप सैयद वंश का, क्लियर। तो चलिए आपने आंसर कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा कि इस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निश्चित रूप से कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, रैयत ए आला, एग्जैक्टली रैयत ए आला। कितना सवाल है सर, 110 क्वेश्चन है आज 110 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें हमने बताया कि 40 क्वेश्चन हम झारखंड जी के डिस्कस करेंगे। अभी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस का
राइट। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे साइंस का और 20 क्वेश्चन हम करेंगे क्या, कंप्यूटर का, ठीक है। और 20 ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम अवार्ड्स भी डिस्कस करेंगे अगर समय मिलता है तो, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कर लेंगे क्योंकि ये सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। और आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, आपको अवार्ड्स मस्ट पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। शाहजहां आंसर आ रहा है, शाहजहां इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी की तरफ से बी आंसर आता हुआ। और देखिए शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था बताइए। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि दिल्ली का लाल किला, ठीक है, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया था। उसके बाद याद रखना है दीवाने आम, नोट कर लीजिएगा, दीवाने आम भी इन्होंने बनवाई थी। फिर दीवाने खास, ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, दीवाने खास। और भी अगर आप जानना चाहें तो याद रख लीजिएगा कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो है ना, दिल्ली का जामा मस्जिद, ये भी किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बना था। आगरा का मोती मस्जिद भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगरा का मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, ये भी किसने बनवाया था, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल तो ज़रूर आपने नाम सुना होगा, ताजमहल का नाम तो अवश्य रूप से आपने सुना होगा, तो ताजमहल भी इन्होंने बनवाया था। लाहौर का किला जो कि शीशा महल, ये सारे के सारे किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। जिसे क्या बोला जाता है बताइए, स्वर्ण युग बोला जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है किसको, तो इनके शासनकाल को, यानी कि शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। क्लियर है। शाहजहां के द्वारा याद रखिएगा दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है, 7 का सही आंसर बताना है। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ कब था, सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ कब था एक्चुअली में, तो याद रखिएगा 1780 से 84 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले तो याद रखिएगा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वारन हेस्टिंग था, वारन हेस्टिंग। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद पता है ना 82 में किसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, वारन हेस्टिंग। जितने भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये लीजिए अगला प्रश्न का उत्तर आप कर दीजिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये लीजिए एक अच्छा प्रश्न आपके सामने। अगेन इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और ये अधिवेशन कौन सा था, तो ये अधिवेशन था 12वां, ये 12वां अधिवेशन था गैस। ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो याद रखिएगा ये 12वां अधिवेशन था। और कब, तो 1896 का समय था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आप फटाफट से बता दीजिएगा। तो अगर अध्यक्षता पूछ लेगा तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने, रहीमतुल्लाह सयानी ने 1896 में 12वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। उसी अधिवेशन में, यानी कि जो 12वां अधिवेशन था, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा 1896 रहीमतुल्लाह सयानी के मतलब अध्यक्षता में। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। और आपको पता है कि मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता है ना, विश्व मधुमेह दिवस भी उस डेट को मनाया जाता है। इतना मैं हिंट कर दिया हूँ, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। वो डेट कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सभी की तरफ से आंसर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोलकाता। क्या बात है, कोलकाता में बिल्कुल 1896 में, याद रखिएगा। और अध्यक्षता किसने की थी, वो 12वां अधिवेशन था और रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। लेकिन यहाँ पर बाल दिवस की बात कर रहे हैं तो 14 नवंबर आपको याद रखना है। और 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बताइए 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है। 19 नवंबर को आप जानते हैं कि पुरुष दिवस मनाया जाता है, टॉयलेट डे भी मनाया जाता है, ये आपको पता है। लेकिन हम अगर 20 नवंबर की बात करते हैं तो 20 नवंबर के बारे में आपको बताना है, तो सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिए इसको भी, क्योंकि बहुत अक्सर कम आपको देखने को मिलता है। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, जैसा कि आपको पता है सिलेबस में मेंशन है। बताना है कि प्यूर्टो रिको की राजधानी स्थित है, कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर करेगा सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सान जुआन, राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। सान जुआन जो है ना, ये प्यूर्टो रिको की राजधानी है। तो ऐसे ही कुछ अटपटा राजधानी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट राज्य राजधानी आप देख लीजिए। जैसे अगर हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी है, तो ग्रीनलैंड की अगर पूछे तो नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी है, नूक है। और भी अगर हम बात करते हैं तो कोस्टा रिका की बताइए, कोस्टा रिका, कोई भी बता सकते हैं। कोस्टा रिका, तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सान जोस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बरमूडा का को बताइए, बरमूडा का बताइए। अगर आपसे पूछ ले बरमूडा की राजधानी कौन सी है, तो हैमिल्टन, याद रखिएगा, हैमिल्टन इसकी राजधानी है। इक्वाडोर का कोई बताइए तो कमेंट करेगा, तो इक्वाडोर का आप में से कोई भी कर सकते हैं। इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये बताइएगा। कब की गई थी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात तो याद रखिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, अगर आपसे पूछे कब। वाओ, ओके। चलिए तो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेटो आपको याद रखना है, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। और अगर हम ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। और भंडारी समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा कौन सी समिति थी, तो ये भंडारी समिति थी। भंडारी समिति की सिफारिश पर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए वेरी गुड। 12 अक्टूबर 1982 क्या आप आंसर कर रहे हैं गाइस, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए शिवरमन समिति की जो आप बात कर रहे हैं ना, शिवरमन समिति, ये रिलेटेड है नाबार्ड से। बोथ आर डिफरेंट थिंग, नाबार्ड इज डिफरेंट वन। नाबार्ड, ये आप नाबार्ड का बता रहे हैं ना, जो 1982 आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर यह नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो हमने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1975 में। लेकिन शिवरमन समिति 82, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या करेंगे, भंडारी समिति करेंगे। और हमने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट कर लीजिएगा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बताना है, ये लीजिए। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन है, ये बताइए। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, आंसर करिएगा, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्या बात है, आंसर आ चुका है, देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया, देवेंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, वेद समाज की स्थापना किसने की थी, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। तो वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं उमेश चंद्र बनर्जी की, राइट। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी की। तो इन्होंने यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और एक और ऑप्शन, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो रहनुमाई माज डायना सभा की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये थोड़ा सा नाम मैं लिख देता हूँ वरना परेशान हो जाएंगे कि क्या नाम था एक्चुअली में। तो आप नोट कर लीजिएगा, रहनुमाई मज दायना सभा, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए उसके बाद और भी समाज की बात करेगा तो एक का आप याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1875 में मुंबई में हुई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी,
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा फास्ट चलना होगा तभी हम लोग 110 क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न घटनाओं को में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? आपको 13 का सही आंसर बताना है। देखिए, गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, एग्जैक्टली बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 को। पूना समझौते की बात करते हैं एग्जैक्ट डेट के साथ तो याद रखिएगा 23 मार्च नहीं, पूना समझौता की अगर हम बात करते हैं तो पूना समझौता जो है ना, इसको नोट करिए, 24 सितंबर ये 1932 को हुआ था। भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुआ था 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को हुआ था, राइट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि ये 3 दिन आयोजित किया गया था, 26 से 29 मार्च। समय क्या था? 1931 था। तो आप बता दीजिए कि सबसे पहले कौन सी घटना घटेगी, बताइए। तो गांधी इरविन समझौता देख लीजिए, 5 मार्च की बात है, तो गांधी इरविन समझौता इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। तो जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता होता है। उसके बाद 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी जाती है। उसके बाद कराची अधिवेशन 23 से 29 मार्च 1931 में होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो पहले कौन सी घटना घटी है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी ए आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर करेगा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? देखिए, प्रथम बात कर रहा है, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करेगा तो बताइए सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया था? इस प्रश्न का उत्तर करिए आप। 14 का आंसर करेगा। सभी की तरफ से इसका सही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और सबसे पहले शीशे के सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन वंश ने चलवाया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले शीशे का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहनों ने चलाया था। लेकिन सोने के सिक्के की बात करते हैं तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, हिंद यूनान कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे, तब आपका आंसर हो जाता कुषाण के द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के अगर आपसे पूछ लेता तब आप कुषाण आंसर करते, लेकिन भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम पूछा हुआ है तो हिंद यूनान इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास फास्ट कीजिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी बी आंसर होगा हम तो फास्ट कर देंगे, लेकिन आपको भी तो आंसर देना है ना गाइस। मैं फास्ट कर दूं, मेरा स्पीड आप जानते हैं, बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से मैं कर सकता हूं, लेकिन दिमाग में भी थोड़ा जाना चाहिए, थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अगर मैक्सिमम लोगों का मत होगा तो हम थोड़ा स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहें तो बताइए, स्पीड ठीक है या स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, स्पीड ठीक है या मैं बढ़ाऊं स्पीड को, सुपर फास्ट करूं? दिमाग में भी आना जरूरी है। 15 का आंसर करें बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि तुर्क ए चहलगानी, ठीक है, तुर्क ए चहलगानी जो आप जानते हैं ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो स्टार्ट किया था इल्तुतमिश के द्वारा। ख़त्म किसी के द्वारा? तो बलबन के द्वारा ख़त्म किया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए, इल्तुतमिश इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं फास्ट। अच्छा, फास्ट करें एवरीवन। यस सर, फुल स्पीड फास्ट। ओहो, क्या बात है, चलने दीजिए। मतलब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं फास्ट और कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी। देखिए, अंग्रेजी साहित्य में पहले बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? साहित्य पुरस्कार बताइए। देखिए, रिसेंटली इंग्लिश में किसे दिया गया है आप बताइए? तो नमिता गोखले को दिया गया है। नमिता गोखले को दिया गया है। सॉरी, ज्ञानपीठ की बात हो रही ना, हम साहित्य की बात कर रहे हैं। सॉरी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते तो रिसेंटली आपका 56 वो साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात कर रहे थे जिसको नमिता गोखले को दिया गया है। यहाँ ज्ञानपीठ के पुरस्कार की बात हुई है, सॉरी फॉर दैट। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले याद रख लीजिएगा 1961 में ये प्रारंभ हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1965 में सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था, राइट। उसके बाद 1976 में सबसे पहली महिला थी आशा देवी को दिया गया था
1976 को। ये तीनों आप याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम बात करते हैं 54वां इंग्लिश के क्षेत्र में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा अमिताभ घोष को दिया गया था। अमिताभ घोष को दिया गया था। 55वां अगर आपसे पूछेगा तो 55वां किसे दिया गया था? अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था, नंबूदरी को। उसके बाद 56 किसे दिया गया था? तो नीलमणि फूकन को दिया गया था, फूकन को दिया गया था। क्लियर। उसके बाद 57वां की बात करते हैं तो 57वां भी रिसेंटली दे दिया गया है, दामोदर मौजो को दिया गया है, दामोदर मौजो को दिया गया है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा एक साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्लियर। चलिए क्या क्या मैंने बताया एक बार रिवाइज करिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1961 में। सबसे पहले दिया जाता है 65 में। किसे दिया जाता है? तो जी शंकर कुरुप को दिया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि 1965 में सबसे पहले किसको दिया जाता है? 76 में किसे दिया जाता है? तो 1976 में आपको दिया जाता है आशा देवी को, आशा देवी को। ये आपको ध्यान रखना है। और सारी तो हमने बता ही दिया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018 में। ये आपको ध्यान रखना है। 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। अमिताभ घोष को कौन सा नंबर का था? तो 54वां था, 54 था, जो कि अमिताभ घोष को दिया गया था। क्लियर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप बता ही सकते हैं कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। किसान दिवस कब मनाया जाता है? अब 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ये कोई बताएंगे? 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस अगर पूछेगा तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। हालांकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, लेकिन अगस्त लगा हुआ रहेगा। तो हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन किसान दिवस आपसे पूछा है तो चौधरी चरण सिंह आपको याद आ रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और 24 दिसंबर अगर आपसे पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को और क्या मनाया जाता है बताइएगा? 16 सितंबर को कमेंट करिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है ये देखिए, और सूची 1 एक तरफ दिया हुआ है सूची 2। आपको क्या करना है? उससे रिलेटेड क्रांति से मिलान करना है। तो दुग्ध उत्पादन किससे होगा बताइए? दुग्ध उत्पादन आप कहेंगे कि हरित क्रांति से संबंधित होगा। मत्स्य किससे होगा? तो आप कहेंगे कि नीली क्रांति से संबंधित होगा। उर्वरक किससे होगा? तो आप कहेंगे कि ये आपका, एक मिनट, दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति होगा ना। ठीक है। उसके बाद उर्वरक की बात करते, मत्स्य की बात करते तो नीली क्रांति हो जाएगा। उसके बाद उर्वरक भूरी क्रांति हो जाएगा। खाद्य उत्पादन आपका हरित क्रांति हो जाएगा। क्लियर। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नोमन बोरलॉग है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू होता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन है जिसको पहला फूड पुरस्कार दिया गया था। और विश्व खाद्य पुरस्कार रिसेंटली किसको दिया गया है? इससे पहले हरिकेश सिंह को दिया गया था। और विश्व खाद्य पुरस्कार प्रथम दिया गया था एम एस स्वामीनाथन को। और रिसेंटली किसको दिया गया? तो हरिकेश सिंह के बाद एक और दिया गया है सिंधिया को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंधिया को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। कब मिला है? तो 2022 में ही मिला है, 2022 में। और इससे पहले किसे मिला था? तो हरिकेश सिंह को मिला था। इससे पहले किसको मिला था? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हरित क्रांति ऑप्शन नंबर 1, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन ऑप्शन नंबर 3, मत्स्य पालन ये आपका किससे हो जाएगा? नीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है। उर्वरक क्रांति ये भूरी क्रांति हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके सामने हो गया बताइए। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, सिंधिया को लेटेस्ट में दिया गया है 16 सितंबर, बिल्कुल ओजोन डे मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन का उत्तर कर दीजिएगा हरिकेश सिंह को। हाँ जी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेगा। और कब किया गया था पहली बार, ये बता दीजिएगा। तो पहली बार किया गया था गाइस, नोट कर लीजिएगा 1868 में। और इन्होंने 1892 में एक पुस्तक निकाली थी। आपको पता है ना कौन सी पुस्तक? बताइए इनकी कौन सी पुस्तक थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। और इन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। वहाँ उन्होंने बताया था कितना? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। ओ माय गॉड,
क्या होगा 20 रुपये में? तो 20 रुपये, और कब की बात है गई तो आप डेट भी देखिए यहाँ पर, तो 1892 की बात है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रति व्यक्ति 20 रुपये बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो दादा भाई नौरोजी शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। और पीसी महालनोबिस से रिलेटेड आप जानते हैं कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है जो 56 से 61 तक चला था, वो किससे रिलेटेड था? तो पीसी महालनोबिस। हालांकि पहला जो था हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था। तेंदुलकर समिति जो है ना, ये गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है, वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर सकते हैं, कब की गई थी? फटाफट से आंसर करने की कोशिश करें। 91 में, याद रखेंगे 1991 में, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर करेगा आप कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लिख कर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? देखिए कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं तो आपको तुरंत कांग्रेस की स्थापना याद आना चाहिए 1885, और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो महासचिव बनाए गए थे पहले। हालांकि इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे प्रथम मुस्लिम बनाए गए, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज बनाए गए, प्रथम महिला बनाई गई कौन बनाई गई? एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद प्रथम महिला भारतीय की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू थी। 1924 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 में कौन? सरोजिनी नायडू। हालांकि 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलग्राम कर्नाटका में करते हैं। लेकिन आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 21 का आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 से आपको और क्या याद आता है? ये कौन सा अधिवेशन था बताइए? ये 31st अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको देखिए 1907 में एक घटना दुर्घटना होता है। क्या होता है? इसमें नरम और गर्म दल टूट जाते हैं और दोनों का पैचअप हो जाता है। कहाँ पर? तो लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी आप डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। 1916 में कौन सा अधिवेशन था? तो 31वां क्रम का अधिवेशन था, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी उसका क्या नाम था? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। अंबिका चरण मजूमदार, बिल्कुल सही बात है। गैस एक लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, लाइक की संख्या बहुत कम है, मैं बहुत कम देखता हूँ। जितने लोग लाइव हैं उतने भी लाइक नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। और जो भी शेयर कर सकते हैं ईमानदारी से, है ना, तहे दिल से, जिस तरीके से मैं तहे दिल से आप लोग को पूरे मन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आप भी एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, लाइक करते हुए। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर कर दीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग IPL में भी बिजी हैं, लेकिन ठीक है, आप इंजॉय करिए, लेकिन ना इस प्रश्न का उत्तर भी करिए। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से? तो गुजराती में, सबसे पहले तो गुजराती में, बाद में फिर हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, लेकिन मुख्य रूप से जो निकाला गया था पहले गुजराती में। क्लियर? तो इसका इंडियन ओपिनियन शुड बी करेक्ट आंसर। तो जितने भी इंडियन ओपिनियन आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा लाइक करते हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया? देखिए हरभजन सिंह बॉलर है, कहाँ से कबड्डी खेलेंगे? यही तो पहला ही तो गलत हो गया गाइस, यही जोड़ा तो गलत हो गया। और इसको क्या बोला, इनको क्या बोला जाता है बताइए? टार्जन बोला जाता है, पता है ना? हमने एक क्लास में बताया था टार्जन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हरभजन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो 23 का आंसर क्या होगा बताइए? 23 का आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। ये पूर्व क्रिकेटर हैं और बॉलर हैं ज़बरदस्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हरभजन सिंह। अच्छा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए ज़रा? कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। नेट बॉल में भी कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी। क्लियर? याद रखिएगा। उसके बाद आपसे वॉलीबॉल पूछ ले, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में होते हैं टोटल 6 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। राइट, ये आपको याद रखना है। खो खो में भी 9 खिलाड़ी। चलिए इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? बताइए, पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट कब का है? तो 1999 का है। बताइए कौन सा है पहला? दार्जिलिंग की चाय। वेरी फास्ट आंसर, दार्जिलिंग की चाय। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही का आंसर कर रहे हैं, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, कब? तो याद रखिएगा 2004 में, 2004 में, 2004 में। एक्ट कब का है? तो याद रखिएगा 1999 का है, 1999 का। क्लियर? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेगा सभी कोई। एक एक लाइक करते जाइएगा, और जितने लोग नए हैं ना, पहली बार देख रहे सेशन को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि आप कमेंट जरूर करिए, गलत हो या सही हो डजेंट मैटर। अगर आप कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार के लिए वो करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा 25 का आंसर। 25 का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आर नारायण मूर्ति आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सबसे पहले बात करते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू कब हुआ था? तो आप कहेंगे ये शुरू हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन, ये सबसे पहले किसे दिया गया था? तो आप कहेंगे देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। उसके बाद करंट की बात करते हैं तो 51 किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे कि रजनीकांत को दिया गया है। इससे पहले किसको दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बताइएगा, एक तरफ दिवस दिया हुआ है, एक तरफ तिथि दिया हुआ है। बताइए, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ओजोन दिवस, हिंदी दिवस। 147 नहीं है भाई, इसको 14 ही कर लीजिए आप। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप 14 कर लीजिए, सिर्फ 14। अब आंसर करेगा। तो देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस बात करेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से लगता है कि इसमें कोई भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर करेगा। एक एक शेयर करिए सभी कोई, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग इस, एक एक शेयर तो करिए, मज़ा आएगा आपको। एक बार शेयर करके देखिए अगला क्वेश्चन का उत्तर करते हुए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? ये 28 का आंसर आप कर सकते हैं। और कब खेला गया था ये बताइए, कब खेला गया था? ये समय था गाइस 1877। 1877 में सबसे पहले इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो देखिए एक साथ आपको मैंने कितना सारे चीज़ बता दिया है। तो आयोजन कहाँ हुआ था ये भी बता दीजिएगा, आयोजन कहाँ हुआ होगा? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गरीबी की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? कथकली तो आप जानते हैं कि मोहिनीअट्टम और केरल का है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये आप जानते हैं। लेकिन गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? आप 29 का आंसर करिएगा। चलिए मैं देखता हूँ इसका आंसर कौन करते हैं आप लोग। इंडिया नहीं भाई, इंग्लैंड, इंडिया नहीं, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1877, और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का उत्तर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ओटन तुल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओटन तुल्य। सो अगर ऑप्शन नंबर सी आप चूज़ कर रहे थे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओटन तुल्य ये गरीबों का कथकली होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी सी आंसर कर रहे थे। क्लियर?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर करेगा, ये लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सभी को आंसर करें। देखिए सबसे पहले आप देख लिए क्या कि एबी को आंदोलन ये पी के हेगड़े से संबंधित है, सही है। उसके बाद चिप को आंदोलन ये बहुगुणा से संबंधित है, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर, ये भी सही है। और जो शांति घाटी आंदोलन है ये बाबा आमटे का नहीं है। बाबा आमटे का कौन सा है, तो बाबा आमटे का है याद रखिएगा आनंद वन आश्रम, आनंद वन आश्रम ये इससे संबंधित है। तो आप कहेंगे कि ये जो शांति घाटी आंदोलन ये किससे संबंधित है, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो याद रखिएगा सुगाथा कुमारी। मैं लिख देता हूँ, अभी नोट कर लीजिएगा, सुगाथा कुमारी कुमारी। और बाबा आमटे से रिलेटेड कौन सा है, तो आनंद वन आश्रम, आश्रम। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम झारखंड करते हैं। आर यू रेडी गाइस? अगर आप रेडी हैं तो फटाफट से एक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य का कौन सा पक्षी विहार साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी के आने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करने की कोशिश करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइए उधवा पक्षी विहार कहाँ पर है, साहेबगंज में। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि ये साहेबगंज में है, साहेबगंज में उधवा पक्षी विहार है, ये आपको पता होना चाहिए। साहेबगंज में है उधवा पक्षी विहार, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पलामू प्रमंडल आपका लातेहार में देखने को मिलेगा, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। और सबसे पहले बाघ की गणना भारत में सबसे पहले की गई थी, विश्व में इवन आप कह सकते हैं 1932 में विश्व में बाघ की सबसे पहली जनगणना कहाँ पर की गई थी, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ही था। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1986 में, और कहाँ पर है, तो लातेहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि पलामू प्रमंडल में ज़रूर है, लेकिन कितना क्षेत्र पर फैला हुआ है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 231.67 वर्ग किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा बताइए, कहाँ कहाँ हो सकता है, अंदाज़ लगाइए और बताइए। आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी से बी करेक्ट आंसर, यानी कि रांची और धनबाद। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची और धनबाद। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए, फास्ट आंसर करेगा, सभी को करेगा, जो देख रहे हैं वो भी आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए 34 का आंसर करिए, वेरी गुड, 2013, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 2013 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नामक किसने दिया था, बताइए। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा, इसको नारा कर लीजिए, नाम नहीं है ये एक्चुअली में, नारा, नारा किसने दिया था, नारा कर लीजिए, किसने दिया था बताइए। 35 का आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू कानू मुर्मू। आपको पता है सिद्धू कानू मुर्मू ये संथाल विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1855 से 56 में हुआ था, जिसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है संथाल विद्रोह को, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मारकर गिराया था, तो ये तो आप जानते हैं तिलका मांझी, जिनको फांसी कब दी गई थी, या फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी, 1785 में बरगद के पेड़ पर लटकाकर भागलपुर में इनको फांसी दी गई थी, और 1784 में इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी।
किसने पकड़वाया था? तो जौराहा नामक पहाड़िया ने इनको पकड़वा दिया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, झारखंड का विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ, आंसर क्या होगा बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर सकते हैं, बताइए। देखिए, कोल विद्रोह से रिलेटेड कौन से थे? कोल विद्रोह से रिलेटेड कौन थे और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था और इससे रिलेटेड थे बुद्धू भगत। तो याद रखिएगा, बुद्धू भगत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अबोह राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेगा। अबोह राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसका आंसर निश्चित रूप से कर सकते हैं। किस आंदोलन में? देखिए, बिरसा आंदोलन की बात करते हैं तो बिरसा आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो आपको पता है कि 1895 से 1900 में हुआ था। 2 बार इनको कब कब गिरफ्तार किया गया था, ये भी आपको पता है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तिलका आंदोलन आप जानते हैं, संथाल विद्रोह भी पता है, कोल विद्रोह तो हमने अभी बताया ही था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? और गाइज, हम कर रहे हैं सुबह में, मॉर्निंग में आप जरूर ज्वाइन क्या करिए, 8 बजे AM में, 8 बजे आप एग्जैक्ट ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पर हम झारखंड जी के टॉपिक वाइज कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि कितना बढ़िया से हम वहाँ पर झारखंड जी को कंप्लीट कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आप कहीं भी रहें, 8 बजे आप जरूर ज्वाइन कर जाएँ। 8 से 9 1 घंटा आप जरूर देने की कोशिश करेगा। ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। 39 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। क्या बात है? ऑप्शन नंबर सी, उन्नति छोटा नागपुर। उन्नति छोटा नागपुर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। किसान सभा की स्थापना 1930 में की गई थी। आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में की गई थी। कैथोलिक महासभा की स्थापना 1933 में की गई थी। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दलों को शामिल करने के लिए एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए सभी कोई। आंसर करिए, 40 का सही आंसर 53। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53। ठीक है, 53 दलों के साथ। कब की बात है ये? 1987 की बात है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उन्नति छोटा नागपुर समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष हुआ था? तो किसान सभा की स्थापना कब हुई थी बताइए? किसान सभा में विलय कब हुआ था? विलय तो हो गया था 35 में। ठीक है, ये दोनों का विलय कब हो गया? 35 में हो गया था। हालांकि किसान सभा की स्थापना होती है 1930 ईस्वी में। छोटा नागपुर समाज की, उन्नति छोटा नागपुर समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में। लेकिन 12 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता है। लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए जितने भी कर रहे हैं करेक्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन का उत्तर करेगा। और 1938 में बताइए आदिवासी महासभा की स्थापना हुई थी। 1939 में बनाए गए थे जो जयपाल सिंह मुंडा है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। हालांकि उन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में कर दी थी। कौन सा असत्य कथन है ये आपको बताना है, बताइएगा 42 का आंसर। कौन सा असत्य है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सदनों की आबादी झारखंड की कुल आबादी की आधी से अधिक है। उसके बाद है कि सदनों का झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती करना है, ये भी सही बात है। सदनों की भाषा को सादरी कहा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद प्रजातीय दृष्टि से ये गैर आर्य हैं, नहीं, ये आर्य हैं, गैर आर्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। यही जो है ना, ये असत्य हो गया। ये आर्य हैं, गैर आर्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन जनजाति 12 हज़ारी और 13 हज़ारी में उपविभाजित है? बताइए, 13 हज़ारी और 12 हज़ारी बताइए। 43 का आंसर आप कर सकते हैं, सभी को आंसर करिए। एवरीवन कम ऑन, जो सिर्फ देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए, गलत है या सही? हाँ, डी गलत है। हाँ, तो डी ही तो ऑप्शन इसका हो जाएगा। असत्य पूछा था ना, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेरो इसका आंसर हो जाएगा। चेरो को 13 हज़ारी और 12 हज़ारी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चीख बढ़ाई को बुनकर जनजाति बोला जाता है। भूमिज विद्रोह किससे संबंधित है? गंगा नारायण के हंगामा को भूमिज विद्रोह बोला जाता है। और खड़िया जो है ना, खड़िया की शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था बोला जाता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और 11th जेपीएससी बहुत जल्दी आ रहा है, तो आपको ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, तो ये शासन व्यवस्था भी आपको पढ़ना होगा। दोबारा से CNT एक्ट और SPT एक्ट भी आपको पढ़ना होगा। भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? जो भूमिज जनजाति हैं, इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? 44 का आंसर करिए। लाया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, लाया, राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन युवागिरी दिया हुआ है, और क्लास होने से पहले जो देख रहे होंगे, क्लास होने से पहले अगर 5 मिनट आप आ जाते हैं तो उससे पहले ही मैंने बताया था सभी जनजाति का उससे रिलेटेड युवागिरी आपको बताया था। और युवागिरी क्या होता है ये भी हमने डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए और लिखिएगा झारखंड के प्रमुख युवागिरी बाय रामानंद सर, बाय रामानंद सर या बाय हैप्पी स्टडी जोन, आपको मिल जाएगा। आप उधर देख लीजिएगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो है, वो सारा चीज़ उसमें बताई है। बताइए 45 का आंसर करिएगा। ये जो घोटुल है ये संथाल का है, बिल्कुल सही सम्मिलित है। गीतियोड़ा विरहोर का है, ये भी सही है। धुमकुरिया उरांव का है, ये भी सही है। कोड़वा जो है ना, कोड़वा, ये गोंड का नहीं है, किसका है? सौरिया पहाड़िया का। ये सौरिया पहाड़िया का है, ये गोंड का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी सभी की तरफ से आ भी रहा है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र ऐसा झारखंड है ना जिसमें आरक्षण कितना है? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण कितना है? हालांकि पंचायती राज अधिनियम हम बात करते हैं झारखंड की, तो ये 2001 का अधिनियम है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। भूख लग रही है, भूख लग रही है तो आप ऐसा करिए कि खाना खा लीजिए, या फिर बोलिए तो मैं आपके एड्रेस पे खाना सेंड कर देता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताने कि निम्न में से किस साहित्यकार को गुरु गोमके कहा जाता है? बताइए, गुरु गोमके किसे कहा जाता है? सभी को आंसर कर सकते हैं। 47 का आंसर। देखिए, रघुनाथ मुर्मू को कहा जाता है गुरु गोमके। देखिए, मरांग गोमके अलग है, मरांग गोमके अलग है। मरांग गोमके किसको बोला जाता है? बताइए, मरांग गोमके किसको बोला जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को ना। आप कमेंट करेगा मरांग गोमके किसको कहा जाता है। और भारतेंदु किसे कहा जाता है? भारतेंदु तो डोमन साहू समीर को कहा जाता है। लोकोपद्र से आपको क्या याद आ रहा है? हो जनजाति का जो लिपि है क्या है? हो जनजाति का लिपि तो याद रखिएगा बारंग चीती है, बारंग चीती। और बारंग चीती का आविष्कार किसने किया था? तो लोकोबोद्रा ने किया था। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो गुरु गोमके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं। और जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता था? मरांग गोमके कहा जाता था। और गुरु गोमके किसको कहा जाता है? तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, किसे कहा जाता था? तो रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने विद्यु चांदन प्रथम साहित्यिक नाटक भी लिखा था इन्होंने, आपको याद है। जन्म संबंधित संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ये बता दीजिएगा। तो झंझाइन है, आपको ये पता ही है, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। झंझाइन के जन्म से संबंधित है। अगला, सोहराय चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। सभी कोई आंसर करने की कोशिश करिएगा। 49 का बताइए। पशुपति, राइट, याद रखिएगा, पशुपति शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। टांगीनाथ, ये तो आपको सबको पता है, जन जन को पता है, गुमला, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बताइएगा कि जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए, ये तो बता ही सकते हैं। बैगा, नायके, कुड़ाम नायके सभी है ना, ये धार्मिक कृत्य से संबंधित है। नायके, बैगा और कुड़ाम नायके, तो डी इसका आंसर होगा। ये भी इजी है। ये अगला क्वेश्चन का उत्तर आप आराम से करेगा, आपको मैं समझ दूंगा। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, बताइए। 52 का आंसर कर दीजिएगा एक शेयर करते हुए। हाँ जी, गुमला था, बिल्कुल सही बात है। फिफ्टी टू का आंसर करिए, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर करना चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, बांसुरी बज रही है, सो बोंगे और मुंडाई लोक कथाएं, ये किसकी है? तो ये याद रखिएगा, ये है जगन्नाथ, मतलब कि जगदीश त्रिगुणायत की। कौन सी? बांसुरी बज रही, सो बोंगा और मुंडारी लोक कथाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है, यह है जगदीश त्रिगुणायत की। अगला क्वेश्चन कि कुडुख दांडी पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से आंसर करेगा 53 का। अगर फास्ट नहीं हो रहा है, एक एक लाइक करेगा सभी को, पहले एक एक लाइक फटाफट से सभी को करिएगा, एक एक लाइक जल्दी से ईमानदारी से एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को। अगला क्वेश्चन का उत्तर कर दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कवि बिहारी लकड़ा शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इनको 2005 में एक पुरस्कार भी मिल चुका है, सम्मान भी मिल चुका है। कौन सा मिला बताइए? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका संकलन इन्होंने कब किया था? तो 1950 में किया था। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। और 2005 में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? 54 का आंसर करिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अगर राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की बात करते हैं तो 2010 में इसकी स्थापना होती है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, और अगली बात ये याद रखना है कि रांची में है। क्लियर, रांची में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 भी करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ जी, 2005 में। ठीक है, 2010 में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो कि रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? बताइए कहाँ की गई, कब की गई? अगर पूछेगा तो 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना की गई, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और कहाँ पर की गई अगर आपसे पूछे 55 का आंसर, तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर में 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है? देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, राइट। और वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगा वहाँ से डाल दिया जाएगा। इवन मैं मैथ और रीजनिंग भी वहाँ डाल रहा हूँ, मैथ रीजनिंग साइंस, यानी कि कंप्लीट 150 क्वेश्चन आपको वहाँ दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे सीजीएल 100% एक ग्रुप है, चैटिंग ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ चैट करके कुछ पूछ भी सकते हैं अगर डाउट होता है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करेगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी? सभी को आंसर कर दीजिएगा। 56 का आंसर बताइए। रांची में स्थित है, राइट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा? निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है? किसका संबंध हॉकी से, ये बताइए। ये तो आप बता ही सकते हैं। तो ये दयामनी सोय, याद रखिएगा, दयामनी सोय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शताब्दी स्टेडियम, ये तो रांची जानते ही, इसमें क्या ही बात करना। अगला क्वेश्चन का उत्तर आप कर दीजिएगा कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 59 का आंसर आप आराम से करिए, इसका आंसर आपको करना है। 59 का आंसर कर सकते हैं। आंसर कैसे मिलेगा सर जी? देखिए, अगर आप बात करेगा, क्या मैंने पूछा था आपसे, ये लीजिए, इसका पूछा था हमने कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में रांची में हुई थी। क्लियर, ये आपको याद रखना है, 1952 में। क्लियर, चलिए आंसर करेगा इसका। झारखंड का गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 59 का आंसर करिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये पहले आप जान लीजिए। हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछ लेगा तो इसका हेड क्वार्टर साहिबगंज में नहीं बल्कि कहाँ पर है? याद रखिएगा, रांची में इसका हेड क्वार्टर है। रांची में इसका हेड क्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। और 20 फरवरी 2009, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए किसके द्वारा किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाइस, JF हैबिट के द्वारा। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लगभग सभी लोग आंसर कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरेनियम उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? यूरेनियम के उत्पादन में बताइए। जादू कोड़ा,
बताइए 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के लिए पहला स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। औरंगा जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? आपको बताना है 62 का आंसर किस जिले में है औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा जलाशय परियोजना, सभी को आंसर करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं गाइस, मैं एक बार कारण जरूर जानना चाहूँगा कि आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मेहनत अच्छा नहीं लग रहा है या सिर्फ आप देख रहे हैं, लाइक नहीं करना चाहते? एक एक लाइक तो कर दीजिए अपने मन से, जितने लोग लाइव हैं एटलीस्ट। जितने लोग लाइव हैं, मुझे क्यों आवश्यकता पड़ती है बोलने की बताइए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, इसलिए कर दीजिए, है ना। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि शाम और सुबह आपके लिए फ्री क्लासेस चला जा रही हैं, है ना। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए पलामू। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। तो सभी को एक बार लाइक कर दीजिएगा, इस मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े। ईचा और गाजिया बांध किस नदी पर बनाई गई है? अगर आप मॉर्निंग वाला क्लास देखते हैं, मॉर्निंग में जो झारखंड जी के हम करते हैं और कराते हैं, वो अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटेगा। आप लगभग सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। बताइए, खरकई नदी आप आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। खरकई नदी, खरकई नदी, खरकई नदी, वेरी गुड गाइस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं, खरकई नदी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी आप जानते हैं और बहुत बार हमने बताया भी था, बोकारो में। राइट, ये हमने कई बार बताया, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जैप IT झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब हुआ था? ये लीजिए, जैप IT का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का। बताइए कब किया गया था? देखिए ये समय था 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 2004 का समय था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम क्या है? ये हम देखेंगे करंट डेटा के साथ में, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है? ये तो आप आंसर कर सकते हैं 67 का। सर्वाधिक आपको कौन सा देखने को मिलेगा? रबी फसल की एक बात हो रही है, तब चना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शंख नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? शंख नदी चैनपुर डिस्ट्रिक्ट गुमला से निकलती है। चैनपुर गुमला से निकलती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, शंख नदी। ठीक है, हाँ जी। बांस पहाड़ी गोड्डा में है और यहाँ से बसलोई नदी निकलती है। लातेहार टोरी से दामोदर नदी निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितने बैठकें आयोजित होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका आंसर करिएगा, सभी को इसका आंसर करेगा, बहुत ही बढ़िया है, सभी को इसका आंसर करेगा। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की कितने वर्ष में कम से कम बैठकें होनी चाहिए? कितनी बैठकें होनी चाहिए वर्ष में? बताइए 69 का आंसर। वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होनी चाहिए। राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद साइंस और कंप्यूटर करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसका आंसर करेगा, सभी को आंसर करेगा, एवरीवन कम ऑन। चलिए 70 का आंसर करिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी 2015 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलिए अब यहाँ से साइंस करते हैं और साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। पानी की अस्थायी कठोरता को इनमें से किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? साइंस भी आप कर रहे हैं, मतलब एक ही वीडियो में आप कंप्लीट मतलब क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग के अलावा पूरा कंप्लीट सेशन को कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। कंप्यूटर और साइंस आप कर रहे होंगे अभी, बस बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। 71 का बताइए, थोड़ा फास्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंग सोडा या क्लोरीन। बताइए आंसर क्या होगा? सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, किसके द्वारा किया जाता है। 71 का आंसर कर दीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट भी कर रहे हैं, क्लोरीन भी आंसर कर रहे हैं, बी बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन का उत्तर करेगा, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा?
तो चांदी होगा, सिल्वर होगा। सिल्वर का कितना 47 है, आप जानते हैं सिल्वर का कितना 47 है। क्लियर, 47। अगला क्वेश्चन का उत्तर करेगा कि पीतल हवा में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। ये लीजिए 73 का आंसर करिए, सभी को आंसर करिए। कम ऑन एवरीवन, 73 का आंसर आप करिए। हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया, सभी की तरफ से आंसर आ रहा है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेगा 79। 80 किसका होता है, पारा का होता है। 82 किसका होता है, शीशा का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 47 किसका होता है, सिल्वर का होता है। इन सारे चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए एनटीपीसी में जिंक का पूछा हुआ तो जिंक का 30 होता है। 29 पूछेगा तो किसका हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। 28 निकेल का हो जाएगा। 26 ये आयरन का हो जाएगा। तो ये पूछ लिया जाता है, पूछने लग गया ये। अगला क्वेश्चन, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या बोला जाता है, बताइए। सब्लिमेशन बोला जाता है, ठीक है, उदरवापातन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कपूर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कपूर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। ये सारे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, उदरवापातन बोला जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें, क्या कहलाएगा। उसे वायु श्वसन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। बिल्कुल, कपूर इसका एग्जाम्पल है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा तरंग प्रयोग किया जाता है, बताइए। रिमोट में जो हम यूज़ करते हैं, इसका आंसर तो आप कर ही सकते हैं, बताइए। सेवेंटी 76 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। आंसर करेगा टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसी टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है। तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सेट के संचालन के लिए। अगला क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रमुखतया कौन सी गैस होती है, इसका आंसर करिए। 77 का आंसर, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये आपको पता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, मीथेन तो होता नहीं है साथ में, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो डी इसका आंसर कर देंगे गैस, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन हम लोग जानते हैं ना, दो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ कर लीजिए। कभी कभी डी भी आप आंसर कर दिया करिए, इनमें से कोई नहीं भी, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। फिर भी देखिए ऑप्शन ए आप चूज़ कर रहे हैं। मीथेन नहीं होता है गैस, एलपीसी में मीथेन नहीं होता है, अब ध्यान रखिएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आप बता सकते हैं। 78 का आंसर करिए। 78 का आंसर करिए। हाँ जी, मतलब आप इनमें से कोई नहीं को बहुत कम लोग चुनते हैं, कभी कभी चुनना पड़ता है गाइज। 78 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोंशियम, राइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर तो आप भी जानते हैं, बताइए। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी, राइट। ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन की धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है, ये आप आंसर करें। तो चालन हो जाएगा, ठीक है, चालन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का मतलब न तैरने का कारण क्या है, क्यों नहीं तैरता है, ये बताइए। 81 का न तैरने का कारण, आराम से पढ़िए और आंसर करेगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए। अगला क्वेश्चन बताइए कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, किसकी अधिकता के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आप इसका आंसर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82 का बताइए। डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? अब तो इसका आंसर कर ही सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, एक तरफ रोग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका कारण दिया हुआ है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स अब जानते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी सी की कमी से, और बी की कमी से बेरी बेरी रोग। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है किन्हीं को? कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 84 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये देखिए, सी हो जाएगा ना, 41 23, 41 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके क्या से? बताइए 85 का आंसर। तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बताइए कि एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी आप जानते हैं, एडवर्ड जेनर। आप जानते हैं चेचक के टीका से संबंधित है। बताइए, चेचक के टीका से संबंधित, ऑप्शन सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, आंसर करिएगा। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, 87 का आंसर करिए सभी कोई। जल द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वायु द्वारा, जी हाँ। भूमि द्वारा, हाँ ये भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश और ऊर्जा को बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं? किस में बदलेंगे बताइए? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे ना वो, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइएगा कि कैक्ट्स में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं कौन से हैं? बताइए, कैक्ट्स में पाए जाने वाले अनुकूलन है, 89 का बताइए। कैक्ट्स में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन से हैं? सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सी। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे कंप्यूटर। मैथ और रीजनिंग आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है ना, हैप्पी स्टडी जोन, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैथ और रीजनिंग सब मिल जाएगा, यानी कि पूरा 150 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बताइए, यदि क्या है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? 90 का बताइए। सिंपल सी बात है, विश्राम जड़त्व। ठीक है, जड़त्व आप जानते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, हमने कई बार बता दिया है आपको। हम कंप्यूटर कर लेते हैं गाइस। मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगा निश्चित रूप से, तो यहाँ से हम कंप्यूटर ज्ञान को थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। ये लीजिए, बताएगा कि डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए शट डाउन बटन को दबाने के लिए क्लिक करना होगा। क्या क्लिक करना होगा बताइए? 31 का। आराम से पढ़िए आप, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप पढ़िए आराम से और इसका आंसर करिएगा। डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए शट डाउन बटन दबाने के लिए क्लिक करना होगा। क्या क्लिक करना होगा? हेल्प बटन, ओके बटन, कैंसिल बटन, क्या बताइए? बिल्कुल बी हो जाएगा, ओके बटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके बटन बंद करना होगा। अगला क्वेश्चन। वर्ड में कट पेस्ट करने के लिए कौन से मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? कट किसे करते हैं? तो कंट्रोल+X से करते हैं। कंट्रोल प्लस वी से क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस वी से करते हैं पेस्ट। ये आपको पता है। बताइए इसका आंसर 132 का सी हो जाएगा ना, एडिट मेन्यू हो जाएगा। एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी। एडिट मेन्यू जितने भी आंसर कर रहे हैं, एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर करेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग की
बॉटम पर जाने के लिए निम्नलिखित में किस की का यूज़ किया जाना चाहिए? बताइए किस की का यूज़ करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग के बॉटम पर जाने के लिए निम्नलिखित कीज़ यूज़ की जानी चाहिए। कौन सी कीज़ यूज़ की जानी चाहिए बताइएगा? 133 का कंट्रोल प्लस इंट, हाँ लास्ट में जाना है, बॉटम पे जाना है तो इंड यूज़ करेंगे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग की उन्नत विशेषताओं में डॉट 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 बनाने के सिवाय सभी शामिल हैं। और बता दीजिएगा कि BSSC CGL कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं? CGL इसका डेट बढ़ चुका है, अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, बताइएगा 134 का आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी। डिटेल आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ड में स्टाइल का प्रयोग होता है, ये लीजिए, इसको आप आराम से पढ़िए सभी कोई और आंसर करिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया है कि डॉक्यूमेंट की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद दिया है कि डॉक्यूमेंट में परिवर्तन सेव करने के लिए किया जाता है। फिर दिया है कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। या फिर नेक्स्ट वन इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। बताइए स्टाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? 135 का बताइए। तो सिंपल सी बात है, इसका हम डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट, स्टाइल का। अगला क्वेश्चन, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डॉट डॉट पर आधारित होता है। 136 का सर एग्ज़ाम के लिए तो बिहार जाना पड़ेगा, BSSC में, हाँ बिहार जाना होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। बी हो जाएगा, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है आपको बताना है। 137 का आंसर बताइए, व्हाट इज करेक्ट आंसर? 137 का बिल्कुल डी हो जाएगा, जहाँ टेक्स्ट एंटर किया जाएगा, जहाँ टेक्स्ट आंसर किया जाएगा, एंटर किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ टेक्स्ट एंटर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए क्रिएट की जाने वाली फाइलों को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए जो क्रिएट किया जाने वाला फाइल है उसे क्या कहते हैं? 138 का आंसर करिए सभी को, क्या कहेंगे उसके? तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग होगा ना तो डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल जो मैं सुबह में क्लास लेता हूँ वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है मेरे पास एक्चुअली में। उस डॉक्यूमेंट फाइल को मैं PDF में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद आपके सामने क्लास लेकर आता हूँ, राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सिलेक्ट करेगा? बताइए, अगर प्रिंट करना है तो कौन से मेन्यू को सिलेक्ट करेगा? ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। आपको 100% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेंगे, 100% गारंटी है मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। आप गांठ बांध के रखिएगा, बी हो जाएगा फाइल मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन से डिस्प्ले करता है? क्वेश्चन 140 का आंसर करिएगा। एक एक लाइक करिए, तो सबसे पहले एक एक लाइक करिएगा, लाइक की संख्या बढ़ नहीं रही है और आप लोग लाइक कर भी नहीं रहे। और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा, है ना। और मॉर्निंग में क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मध्यकाल में झारखंड मध्यकाल में हम शुरू करने वाले हैं कल, और कल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। आप कल सुबह में 8 बजे ज़रूर ज्वाइन करिए, है ना। झारखंड जी के अगर बहुत मजबूत करना चाहते हैं, बताइए। 140 का आंसर ए हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला क्वेश्चन, डॉट एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है, डॉट एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन 141 का क्या होगा? बिल्कुल MS वर्ड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? नहीं शब्द को हमेशा हाईलाइट करना है लाइक करते हुए, और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल डी हो जाएगा, स्लाइड शो। स्लाइड शो नहीं है, क्योंकि स्लाइड शो आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा। पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो देखने को मिलता है, वर्ड में नहीं देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन,
वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? 143 का आंसर करिए। सारे लोग कहाँ भाग गए बताइए ज़रा, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग धीरे धीरे भागते जा रहे हैं। भागने से कैसे काम चलेगा बताइए? आपको ठहरना होगा, रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना होगा, पढ़ना होगा। बताइएगा, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करें, ये करेगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा डॉट डॉट को कहते हैं, क्या कहते हैं? 144 का आंसर करिए फास्ट। जो लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस होते हैं उसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है राइट। ऑप्शन क्या होगा बताइए? डी हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डॉट डॉट का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या प्रयोग में लाया जाता है बताइए? आंसर करिए। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सीख तो रहे हैं कुछ नया, आप बाद में नोट कर लीजिएगा इसको। तो डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं? वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं बताइए? वर्ड में अगर आपको पेज मार्जिन बदलना है तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है बताइए? वर्टिकल, लैंडस्केप, डायगोनल या पोर्ट्रेट? याद रखिएगा लैंडस्केप होता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस तकनीक है, कौन सा है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस तकनीक को क्या कहते हैं? फोर्टी 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिकिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, राइट क्लिकिंग। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में हेडर और फूटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में ढूंढे जा सकते हैं? ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, मतलब मिलेंगे 100% मिलेंगे। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में ढूंढे जा सकते हैं? तो ये आपको मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप में, टेक्स्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट ग्रुप में आपको मिलेगा, सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। और बताइए कि अभी तक आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुतिकरण में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा? क्वेश्चन 150 का आंसर करिएगा सभी कोई फास्ट। नेट ख़त्म हो गया है तो नंबर भेज दीजिए, मैं आपका रिचार्ज कर दूंगा। बताइए 150 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+N, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से आंसर आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आज का हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार बताइए, और मॉर्निंग में आप सुबह में ज़रूर ज्वाइन करिए हमारे साथ। सुबह में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज दोबारा रिवीजन कर रहे हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो मॉर्निंग में आप कितना, तो 8 बजे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर 8 बजे AM में आपको ज्वाइन करना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लासेस दी जा रही हैं वहाँ पर। और अभी तक आपको क्लास कैसा लगा है एक बार बताइएगा। और जितने भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं सेशन को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है गाइस तो एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और बताइए आज का सेशन आपको लगा कैसा, सभी को बता दीजिएगा आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ओके, अविसम सर, वेरी नाइस सेशन।
शानदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। क्या बात है, कुछ लोग तो शुरू से लेके अंत तक थे और कुछ लोग उछल कूद मचा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। रेखा कुमारी पूछ रही हैं सर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं क्या बता दूँ, आप क्या सुनना चाहते हैं? कंप्यूटर का टॉपिक वैसे कराइए ना सर, बहुत दिक्कत है कंप्यूटर में। अच्छा, टॉपिक वाइज तो हमने कराया ना गाइज, टॉपिक वाइज आपको करवाया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा एक बार, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, कंप्यूटर बाय रामानंद सर या कंप्यूटर बाय हैप्पी स्टडी जोन। हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे बताया, लगभग 21 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके आप देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप जाके देखिए तो सही। हैप्पी स्टडी जोन, कंप्यूटर जीके बाय हैप्पी स्टडी जोन सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आज सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, तो अब समय आ चुका है विदा लेने का, लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मॉर्निंग में मिलते हैं, राइट? तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।